गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स कल हमने वर्णों के विषय में जाना था कि वर्ण किसे कहते हैं। हमने देखा था वर्णों की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। क्या? एक तो वर्ण मुख से उच्चारित ध्वनि, जो हम बोलते हैं मुख से उच्चारित ध्वनि का लिखित रूप होते हैं, और दूसरी विशेषता क्या होती है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उनों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये भाषा की छोटी से छोटी इकाई कहलाती है। तो आगे हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह, उनको क्रमबद्ध ढंग से लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी में ABCD लिखते हैं ना, आप इंग्लिश में ABCDEFG, क्रमबद्ध ढंग से, ऐसे नहीं ADE मतलब अलग अलग लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो क्रमबद्ध ढंग से, इसी प्रकार से हम देखते हैं हिंदी में A A I I U U री, तो ये क्रमबद्ध ढंग से जो लिखते हैं। तो किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात जो एक माला की तरह व्यवस्थित रूप से ही जैसे लिखे जाते हैं, या माला के मोती होते हैं ना, जो जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप से पिरोए होते हैं, उसी प्रकार से ये भी व्यवस्थित ढंग से ही लिखे जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला में क्या होते हैं? वर्णमाला में मुख्य रूप से जैसे कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 4 प्रकार के। मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, आगत ध्वनियाँ। तो ये 4 प्रकार के वर्ण इनमें पाए जाते हैं। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर जैसे स्व, स्वय, समय ही होते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि बिना किसी रुकावट के जैसे बाहर निकलती है, मुख से जो वायु होती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है, अर्थात जो बिना किसी बाधा के जिनका उच्चारण होता है उनको स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में जिस प्रकार से कोई बाधा नहीं होती, मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, हम यहाँ देखते हैं छोटी ई, बड़ी ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 11 इनकी संख्या होती है। स्वरों का प्रयोग हम जैसे मात्रा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है ज़्यादा। आगे होते हैं व्यंजन। देखते हैं जैसे क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, ये। तो व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है। स्वर 11, व्यंजन 33। वैसे तो अगर हम देखें इनको गिने तो 35 है, इनकी संख्या कितनी है? 35 है। लेकिन इसमें हम 2 जैसे हैं, क्या? क, ख, ग, घ, अड़। एक तो अड़, जो ये अड़ है वर्ण, और दूसरा ट, ठ, ड, ढ, ढ। तो अड़ और ये ढ, ये जो 2 वर्ण हैं इनको अन्य वर्णों में लेते हैं, इनके साथ इनको नहीं लिया जाता है। तो अगर इनको जोड़ते हैं तो संख्या 35 बनती है, और व्यंजनों में इनको अन्य वर्ण माना जाता है, और इनके को हटाकर व्यंजन की संख्या कितनी बनती है? 33। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी संख्या 33 संख्या इनकी बनती है। तो अब हमने देखा स्वरों में
जैसे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, और फिर आगे से क ख ग घ ङ, तो ये कहेंगे ओ औ, फिर आगे यहाँ पर दो वर्ण और अन्य कौन से रह गए हैं? अंग ए है, दो वर्ण है ना, अंग ए है, तो वो यहाँ से क्यों छूट गए? यहाँ पर भी, इनमें भी जैसे स्वरों में भी उनका प्रयोग नहीं है, कहीं नहीं लिखे हैं, और हम व्यंजन में भी, तो इनको क्यों अलग कर दिया गया है? क्योंकि इनकी अलग श्रेणी है, जो स्वर और व्यंजन के बीच के जैसे आते हैं, और इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह, जैसे हम यहाँ देखते हैं ना, अंग ए है, तो अयोगवा में अंग अनुस्वार और अंग चंद्र बिंदु ए है, आगे दो बिंदु, जिसका प्रयोग हम संस्कृत में विसर्गों के रूप में करते हैं। तो अंग को अनुस्वार कहा जाता है। अंग जैसे ऊपर बिंदी है, ये एक अंग, अंगूर जैसे अंग बने, तो अनुस्वार कहा जाता है, और इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जैसे इससे संबंधित अन्य शब्द देखते हैं, कंधा, कन, नाक से जैसे आवाज आती है, गंदा, पतंग, चंचल। तो अनुस्वार में क्या होते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, नाक में जैसे इनकी आवाज आती है। दूसरे हैं चंद्रबिंदु, अंग जिन पर चंद्र बिंदु होता है, जिनको अनुनासिक कहा जाता है। इनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से ही हवा निकलती है। जैसे सांप, सांप हम बोलते हैं, सांप, नाक के साथ मुंह से भी आ के जैसे आवाज आती है। पांच, सांप, पांव आदि। तो ये इसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। लिखने में तो हम अंग एह दो जैसे वर्ण लिखते हैं, अंग के साथ अनुस्वार और अनुनासिक, इसमें दो का शब्दों का प्रयोग, वर्णों का प्रयोग होता है। आगे एह, जैसे पहले भी बताया था, एह ये क्या है? जो दो बिंदु हैं, इनको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग कहा जाता है, उनका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत के शब्दों के साथ ही किया जाता है, हलंत के रूप में जैसे इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अतः, 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 तह बोला जाता है, बिंदु लगे आगे प्रातः, सौतः। तो इस प्रकार से हलंत के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहाँ स्थित होते हैं वर्णमाला में? अयोगवाह स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच में, यहाँ पर जैसे ये आएंगे, तो पहले स्वर, फिर अयोगवाह, फिर जैसे व्यंजन हुए। और व्यंजन में भी मैंने बताया दो जैसे ये वर्ण होते हैं, अड और ड, जिनको अन्य वर्ण जैसे कहा जाता है। फिर एक हमने जैसे देखा था चौथा, दूसरा और क्या होता है? आगत ध्वनियाँ। आगत आई हुई, आगत अर्थ आई हुई, कहाँ से आई? अन्य भाषाओं से, जो हिंदी भाषा में प्रयोग की गई हैं। जैसे तो ये अंग्रेजी भाषा से आई ध्वनि है, जो आ और ओ, आ के बीच की जिस तरह से है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिए ही किया जाता है, जैसे डॉल, कॉल, कॉलेज, डॉल बोलते हैं ना, डॉल, कॉल, कॉलेज आदि, इनमें जैसे इनका प्रयोग किया जाता है। ऑफिस आदि जैसे ये शब्द हैं, तो ज़्यादा इनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है। तो अंग्रेजी से आगत है ये शब्द, कहाँ से है? अंग्रेजी भाषा से आया हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कै, खे, गे, जे, फे, ये जो वर्ण हैं, ये ध्वनियाँ हैं, ये भी फारसी और उर्दू भाषा से आई हुई हैं। कै, खे, गे, जे, फे। तो इनका प्रयोग फारसी और उर्दू भाषा से जैसे हिंदी में
किया जाता है। जैसे कत्ल है, उर्दू भाषा के शब्द हैं। कत्ल है, खौफ है, जैसे गोर, जमीन, फौरन। तो ये विदेशज शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से आए हैं। विदेशज शब्द इनको कहा जाता है। तो वैसे तो आजकल इनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, दो समानांतर शब्द जब होते हैं तो उनके अर्थ के अंतर को स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है। दो समानांतर शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। अब जैसे दो समानांतर शब्द कौन से हैं कि एक जैसे शब्द है, उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, सजा। तो ये जैसे सजा है, तो सजा का क्या अर्थ होता है? सजा का अर्थ होता है सजना भी होता है ना, सजा का अर्थ सजना भी होता है, और सजा का अर्थ क्या होता है? दंड भी होता है। दोनों अर्थ हुए ना, सजा का अर्थ सजना भी हुआ और सजा का अर्थ दंड भी हुआ। अब इसमें हम क्या कहना चाहते हैं? देखो, वाक्य है जैसे एक कि पुलिस ने चोर को सजा दी, और दूसरा एक वाक्य दीपावली पर बाजार सजा हुआ है। तो पुलिस ने चोर को सजा दी, तो ये सजा, दंड, तो यहां पर इसका अर्थ दंड के रूप में हुआ। और दीपावली पर बाजार सजा हुआ है, सजना। तो दो समानांतर वाक्यों के बीच का अंतर जैसे कई बार कंफ्यूज हो जाएं, तो उसको स्पष्ट करने के लिए उनके पर्यायवाची के रूप में, जैसे हम यह सजा का प्रयोग न करके दंड का प्रयोग करें, तो पर्यायवाची के रूप में कई बार जिस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा आजकल इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल उन्हीं शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है जहां इनके प्रयोग से अर्थ में अंतर आने की संभावना होती है। भाई, इन अर्थ दोनों का अगर सजा है तो कंफ्यूज हो गए, तो हम दंड का वो किया, तो इससे हम समझ जाएंगे कि दंड है तो ये सजना नहीं है, इसका अर्थ दंड है। तो सजा हुआ तो कंफ्यूज हो जाएंगे, दंड लिखे तो हम एकदम से समझ जाएंगे। फिर हम देखते हैं ऊपर संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं कि वर्ण दो वर्णों की सहायता से जैसे जो बनते हैं। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी में 4 संयुक्त वर्ण हैं। कौन से? अक्षय, त्रय, गय और श्रेय। अक्षय, त्रय, गय और श्रेय, ये संयुक्त वर्ण हैं। दो वर्णों के जैसे हम यहाँ देखते हैं, अक्षय क और श से मिलकर, क और अक्षय, इनसे ये मिलकर क्या बना है? अक्षय। इसी प्रकार से त्रय, तय और र, तय और र से त्रय बना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं गे यानी जो था गे, ज और ये से मिलकर गे, जैसे ये गे बना है गे। और श्रेय और र से श्रेय बना है। तो इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त वर्ण क्यों होते हैं? संयुक्त वर्ण ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये दो वर्णों से के मेल से बने होते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं हिंदी में वर्णों की संख्या। तो हिंदी में वर्णों की संख्या भी अलग अलग मानी गई है। कुछ लोग वर्णों की संख्या 44 मानते हैं। जो 44 मानते हैं वे इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन, अर्थात जैसे मैंने यहाँ कहा था ना, अड और ड को अन्य जो वर्ण है इनको वो इसमें शामिल नहीं करते, तो 11 स्वर और 33 व्यंजन ही लेते हैं। कुछ लोगों का मत है कि इसकी संख्या 48 है। 48 मतलब 11 स्वर 33 व्यंजन
और इसमें अयोगवा भी वो शामिल करते हैं। अंग और अ है, अयोगवा भी शामिल हो गए, और ड और ढ जो अन्य वर्ण हैं इनको भी साथ लिया। तो इस प्रकार से 2 अयोगवा और 2 ये अन्य वर्ण लेकर क्या हो गई 48। तो कुछ लोग इनकी संख्या 48 मानते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा और 2 अन्य वर्ण। कुछ जो व्याकरण के विद्वान हैं वे इनकी संख्या 50 भी मानते हैं। 50 किस प्रकार मानते हैं? वे 11 स्वर, 33 व्यंजन, अयोगवा। अयोगवा में देखो हमने यहाँ क्या देखा था, वैसे तो इनकी संख्या अंग है 2 होती है, लेकिन अंग में क्या होता है, अनुस्वार और अनुनासिक 2 होते हैं। तो ये इनको यहाँ पर अलग ही कर देते हैं। अंग यहाँ पर जैसे अनुस्वार, फिर विसर्ग और अनुनासिका, तीनों को यहाँ पर जैसे उन्होंने अंग के 2 बना लिए, अनुस्वार और अनुनासिका और ये विसर्ग। तो इस प्रकार से वे अयोगवा को 3 लेते हैं, और ड और ड जो ये अन्य शब्द होते हैं इनको लेते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या वो 50 बना लेते हैं। इसके अलावा वो जो एक अंग्रेजी के ये जो आगत शब्द है आ, वे भी इसमें शामिल करते हैं आ। तो 11 स्वर, 33 व्यंजन, 3 अयोगवा, 2 अन्य स्वर अन्य वर्ण, और इसके साथ आगत ध्वनियाँ भी इनमें शामिल करते हैं, और इस प्रकार से उनके हिसाब से वर्णों की संख्या 50 हो जाती है। लेकिन आमतौर पर हम 11 स्वर और 33 व्यंजन ही मानते हैं। तो ये हमने यहाँ पर वर्णमाला के बारे में जाना। अब हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर, जैसे पहले भी मैंने यहाँ पर बताई थी आपको स्वर की परिभाषा, कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, इसका नाम में ही इसका अर्थ स्पष्ट है। वह स्वतंत्र रूप से रुद्ध, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुद्ध के, जैसे रुद्ध होना, अवरुद्ध होना, तो अवरुद्ध हुए बिना स्वतंत्र रूप से ही जब वायु मुख से बाहर निकलती है तो ये स्वर कहलाते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 इनकी संख्या होती है। और स्वरों का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? देखो, स्वरों का प्रयोग हम मात्राओं में करते हैं। मात्रा के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ए है, ए की जैसे कै, ख, ग, तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते व्यंजन, इनके साथ जैसे स्वरों का प्रयोग होता है। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही जैसे बोले जाते हैं। आ की मात्रा, आ की मात्रा। इसी प्रकार से ये छोटे ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा आगे से, पीछे मात्रा हो जाती है ये बड़ी ई की मात्रा होती है, पीछे बड़ी ई की मात्रा, आगे छोटी, बड़ी पीछे। इसे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की और बड़ा ऊ की, ऐसे ऊपर से ये बड़े ऊ की मात्रा। री की मात्रा हम ऐसे जैसे ये री की मात्रा लेते हैं। ए, आई, ए की एक आई 2 मात्राएं लगती हैं। ओ मात्रा के साथ नीचे डंडा, ओ, औ ऊपर 2 मात्रा, नीचे डंडा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? सभी सब मात्राएं होती हैं। यहाँ पर हम एक बात का और ध्यान करें, ऊ और बड़े ऊ, ये जो मात्राएं लगती हैं, जैसे कू, कै पर अगर हम लगाएंगे, कै पर अगर हम लगाएंगे कै है, ऊ, कै, ऊ, कू। लेकिन रै जो होता है वर्ण,
र के ऊपर इसकी मात्रा ऐसे नहीं आएगी कि हमने रू लिख दिया या रू लिख दिया, ऐसे रू छोटा रू बड़ा ऐसे नहीं होती ना। आप देखते हैं ऐसे गलत होता है, ये गलत होते हैं। कैसे लगाते हैं र के ऊपर? र के ऊपर छोटे की मात्रा तो ऐसे, इसी के अंदर से, और बड़े की ऐसे। तो ये रू रू। तो ऊ की मात्रा जो रे वर्ण होता है इसके अंदर लगती है, नीचे नहीं। तो ये हमने स्वरों की मात्राएं भी लगाने सीखी हैं और वर्णमाला के बारे में जाना है। कल हम व्यंजन करेंगे।